जन्नत के पत्ते। मेरे मसले कभी ख़त्म नहीं हो सकते। मेरी ज़िंदगी भी एक पहेली है जिसको मैं कभी हल नहीं कर सकती। पता नहीं उसे इतनी मायूसी और बेजारी किस बात पे थी, मगर थी ज़रूर। तुम्हारा मसला पता है क्या है? वो उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा। तुम एक बात समझ नहीं पा रही कि तुम किसी चीज़ की कितनी ही सफाई क्यों ना कर लो, उस पे जाले फिर से बन जाएंगे। ये जो तुम बार बार स्ट्रगल करते करते थकने और मायूस होने लगती हो ना, ये इसी वजह से है। और ये सब के साथ होता है। इस फेज़ में यूं बेजार होके बैठ नहीं जाते, बल्कि खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से महफूज रखने की कोशिश करते हैं। सब्र इसी चीज़ का नाम है, खुद को मनफी रद्द-ए-अमल से रोकना और मस्बत सोच पे जमाए रखना। जब उसने जाले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो तभी चौंकी थी। कुछ याद आया था। डॉक्टर इब्राहिम ने भी ऐसी ही बातें कही थी मुझसे, मकड़ी के जालों की। वो बोली तो उसकी आवाज़ से नाराज़गी मफकूद थी, सिर्फ गहरी सोच पिन्हा थी। सर्द खामोश कॉरिडोर में एकदम हल्का सा अंधेरा छा गया और दूर कहीं से पिघली हुई चांदनी फर्श पे गिरने लगी। ज़रूर कही होगी। कुरान को समझकर पढ़ने वाले उसकी पहेलियों पे इसी तरह गौर करते हैं। वो असबात में सर हिलाकर कह रहा था। कितने अरसे बाद उसे लगा कि उसे मेजर अहमद फिर से मिल गया है। वही धीमा ठहरा हुआ लहजा, वही बातें। तो फिर मैं कुरान की पहेलियाँ क्यों हल नहीं कर सकी? सर इब्राहिम का कहना है कि सूरह अहज़ाब की आयत में कुछ है जो मैं मिस कर गई हूँ। दूर कॉरिडोर के सिरे पे गिरी चांदनी उनके गिर्द में लिपटी जा रही थी। हर आदमी एक ही आयत को मुख्तलिफ तौर पे देखता है और ख़ुद से रिलेट करता है। वो उसे किसी और एंगल से देख रहे होंगे, मगर वो जो भी चीज़ होगी, वो इस आयत का आखिरी राज कभी नहीं होगा। तुम्हें हर दफ़ा वो आयत या वो सूरत या सिर्फ वो एक लफ्ज़ कोई नया राज देगा, और कोई भी राज आखिरी नहीं होगा। चांदी का पानी सा फर्श पे बहता अब उनसे ज़रा सा ही दूर था। क्या तुम मेरे लिए इस पहेली को हल कर सकते हो? हया, कुरान और नमाज ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान को खुद ही करनी होती हैं। ये कभी कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता। चांदी का वर्क उनके कदमों में आता उनको भी लिपटने लगा। चांदी के मुजस्मे लौट आए थे, लेकिन मैं तुम्हें कुरान की कुछ पहेलियाँ बता सकता हूँ जो बहुत से लोगों ने हल की हैं। जैसे जैसे चांदी के मुजस्मे ने दान से निचला लब दबाया, कुछ सोचा, फिर कहने लगा। जैसे तुमने सूरह फलक तो पढ़ी होगी। ओ जहान, किसको सूरह फलक और सूरह नास ज़ुबानी याद नहीं होगी? ओके, फिर सूरह फलक की तीसरी आयत याद करो। वमिन शर्रे गासिकिन इज़ा वक़ा। इस आयत का तर्जुमा हमारे यहाँ अमूमन किया जाता है कि मैं पनाह मांगता हूँ रात के शर से जब वो छा जाती है। ठीक। चांदी की तह पूरे कॉरिडोर पे चढ़ चुकी थी। हर सू मध्यम सी जगमगाहट थी, यानी कि गासिक के शर से पनाह मांगी गई है यहाँ। गासिक का मतलब होता है अंधेरा करने वाला, यानी कि रात। लेकिन वो लम्हे भर को ठहरा। गासिक का एक और मतलब भी होता है, वो मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गासिक के लिए इस्तेमाल फरमाया था। क्या तुम वो मतलब जानती हो? नहीं। चांदी के मुजस्मे ने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। वो पलक झपके बिना पहले मुजस्मे को देख रही थी कि कहीं वो सहर टूट ना जाए। मैं तुम्हें इसका दूसरा मतलब बताता, बल्कि दिखाता हूँ। इधर आओ। वो उठा। वो उसके साथ ही खड़ी हो गई। वो उसके आगे चलता अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद किया। कमरे में नीम अंधेरा था, सिर्फ ग्लास डोर से चांदनी अंदर झांक रही थी। जहान इस दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ, और जब वो उसके पहलू में आ खड़ी हुई तो उसने बाहर ऊपर की जानिब इशारा किया। वो है गासिक। हया ने उसकी उंगली के ताक़ुब में देखा। वहाँ स्याह आसमान पे चांद की एक टिकिया जगमगा रही थी। चांद? गासिक का दूसरा मतलब चांद होता है? उसने बेयकीनी से दोहराते हुए जहान को देखा। जहान ने ज़रा सा मुस्कुराकर सर को असबात में हिलाया। उसका चेहरा आधा अंधेरे और आधा सिल्वर रोशनी में था। चांद की शर से पना? मगर चांद में कौन सा शर होता है? उसे अभी तक उसकी बात समझ नहीं आई थी। हर चीज़ में खैर और शर दोनों होते हैं। चांद बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है।
तुमने कभी देखा है समंदर की लहरों का मधुजज़र? हया ने सर असबात में हिलाया। ये तो वो जानती थी कि चांद खींचता है इन लहरों को। चांद में बहुत कशिश होती है, मगर वो समंदर की बात है, इंसान का इससे क्या ताल्लुक? कहते हुए हया ने फिर गर्दन फेर कर शीशे के पार आसमान पे चमकते चांद को देखा। हया, चांद समंदर को नहीं, चांद पानी को खींचता है। चांद हर पानी को खींचता है। और उसने उंगली से हया की कनपट्टी को छुआ। इधर तुम्हारे दिमाग में फ्लूइड्स होते हैं, पानी होता है, चांद इसको अपनी तरफ खींचता है। जिन लोगों का दिमाग गैर मुतवाज़न हो जाता है वो पागल कहलाते हैं। और पागल को हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? वो लम्हे भर को रुका। वो किसी शहर के ज़ेरे असर सुन रही थी। चांद को हम ल्यूना कहते हैं और पागल को ल्यूनैटिक कहते हैं। चांद और दिमागी अमराज का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ये इंसान के हवास पे असरअंदाज होता है। इसलिए जो लोग मर्ज़ इश्क में मुब्तला होते हैं, शायर वगैरह, वो चांद का जिक्र बहुत करते हैं। चांद बहुत खूबसूरत है, ये अंधेरे में हमें रास्ता दिखाता है। उसकी खैर हमें समेटनी चाहिए, मगर उसके शर से पनाह मांगनी चाहिए। क्या अब तुम मानती हो कि कुरान की पहेलियाँ ज़्यादा दिलचस्प होती हैं? हया ने हौले से असबात में सर हिलाया। इसी वक्त सारे जहां में ऐसा जादुई असर छाया था कि उसे लगा कि उसके कहने से वो टूट जाएगा। और हाँ, मैंने अपने फ़ोन का मुतबादल पासवर्ड हटा दिया था, उसने कहा और एकदम से सहर टूटा। चांदी चुटक गई और उसकी परतें कहीं हवा में तहलील हो गईं। वो जैसे किसी ख्वाब से जागी, फिर ज़रा से शाने उचकाए और वापस काउच पे जा बैठी। जहान धीमी मुस्कुराहट से उसे देखता बेड की तरफ चला गया। हया ने फिर गर्दन फेर कर शीशे के पार देखते चांद को देखा। विंड चाइम की पंखुड़ियाँ अभी तक चांदनी में नहाई हुई थीं। सुबह उसने बहारे की अच्छी खासी क्लास ली थी। तुमने मुझे यह तासुर दिया कि सफ़ीर ने तुमसे यह सब कहा था, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुमने मुझे मिसगाइड किया। मेरा मतलब वही था, वो मिनमनाई, मगर हया उसके सामने कमरे में इधर उधर टहलती सुन ही नहीं रही थी। तुमने झूठ बोला मुझसे। तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। अच्छा सॉरी, आइंदा नहीं बोलूँगी। वो बार बार उसको सॉरी करती, मनाने की कोशिश करती रही, मगर हया खफा खफा सी सामने सोफे पे जा बैठी। जहान के सामने उठाई जाने वाली शर्मिंदगी का बदला किसी से तो लेना था। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई और डरते डरते पूछा। हया ने अब्रू उठाकर एक सख्त निगाह उस पर डाली। नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और अगर मैं ये सब आयशे को बता दूँ तो? इस बात पे बहारे ने अपनी सबसे मासूम शक्ल बनाई और बहुत ही नासेहाना अंदाज में बोली। अच्छी लड़कियाँ शिकायत नहीं लगाया करती। हाँ, मगर अच्छी लड़कियाँ थप्पड़ बहुत अच्छी तरह लगा सकती हैं। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी दिन तुम मेरे हाथों बहुत पिटोगी। बहारे लग कर उसके पीछे आई और उसकी गर्दन में बाजू डालकर चेहरा उसके गाल से लगा लिया। बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है हया सुलेमान। अच्छा मक्खन मत लगाओ, मुझे अभी जाना है, फिर शाम में आऊँगी। बहारे ने बाजू हटाकर खपकी से उसे देखा। और मैं फिर उस छोटी चुड़ैल के साथ रहूँगी सारा दिन। मैं अब तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। अपनी मसनूई नाराज़गी को जारी रखते हुए वो उठ खड़ी हुई। अब चलो, मैंने कुछ गिफ्ट्स लेने हैं, नानी और बाकी सब के लिए। मैं उस छोटी चुड़ैल के लिए कुछ नहीं लूँगी। बहारे ने नाक सुकड़ते हुए एहतजाज किया, मगर हया ने रुक कर उसे घूरा तो वो सॉरी कहते हुए साथ चल पड़ी। कल जहान ने डिस्चार्ज होना था, सो उसको वापस कप्पादोकिया के लिए चले जाना चाहिए था। यकीनन मिसेस अब्दुल्ला की फैमिली से उसकी ये आखिरी मुलाकात थी और इन 5 माह में उनकी तरफ से दिखाए गए खलूस और मेहमान नवाजी का बदला तो वो नहीं उतार सकती थी। फिर भी सोचा कुछ तोहफ़े खरीद ले। उनके दिए गए तोहफ़े भी उनके पास थे और तोहफ़ा तो मोहब्बत का वो निशान है जिसकी वापसी ज़रूर होती है। नानी, मिसेस अब्दुल्ला और महर ने अपने तोहफ़े लेते हुए उससे कहा भी कि इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी, मगर वो उसकी मोहब्बत पे मसरूर भी थी। पूर्वा के लिए उसने कैप्टन प्लैनेट कार्टून्स की कुछ डीवीडीज़ ली थीं। इस मासूम बच्ची ने धीमी आवाज़ में शुक्रिया के साथ उन्हें वसूल किया। फिर उसने शर्मीली मुस्कान के साथ बहारे गुल को अपना गिफ्ट दिखाने की कोशिश की, मगर अतलार की शहजादी नाक सिकोड़े बैठी रही, जैसे उसे उर्वा में कोई दिलचस्पी ना हो।
اور تب حیا کو سمجھ آیا کہ بہارے نے یہ موڈی انداز کس سے کاپی کیا ہے۔ جہان وہ بھی ایسا ہی تھا اور بہارے اس کے ہر انداز کو اپنانے کی کوشش کرتی تھی۔ دوپہر میں وہ جہان کی طرف چلی آئی۔ اس کے پرائیویٹ روم کا دروازہ وہ کھولنے ہی لگی تھی کہ وہ اندر سے کسی نے کھولا۔ وہ رک گئی۔ اندر سے ایک تو لڑکی باہر آ رہی تھی۔ ساتھ ہی کمرے کا منظر نمایاں ہوا۔ وہ لوگ ایک معمر مریض کو بیڈ پہ لٹا رہے تھے۔ حیا کا سانس جیسے کسی نے روک دیا۔ اس نے دوبارہ سے روم نمبر دیکھا۔ سسٹر، میرا مریض کہاں ہے؟ ایک شناسا نرس دکھائی دی تو دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ پریشانی، فکر مندی، خوف کیا تھا جو اسے اس وقت محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح ڈسچارج ہو گیا تھا۔ وہ ہک دہک سی نرس کو دیکھنے لگی۔ مگر اسے تو کل جانا تھا۔ ہاں، مگر وہ ٹھیک تھا اور 3 ہفتے بعد تو بالکل پہلے جیسا ہو جائے گا۔ لیکن وہ گیا کہاں؟ اس بات پر نرس نے شانے اچکائے اور ٹرے لیے آگے بڑھ گئی۔ حیا کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے پلٹی اور واپس جانے لگی۔ اب کیا کرے گی؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کوریڈور کے وسط میں تھی کہ ایک دم کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اس روم کی چوکھٹ تک واپس آئی۔ دروازہ ابھی تک نیم ہوا تھا۔ گلاس ڈور سامنے ہی نظر آ رہا تھا اور اس کے اوپر کیل پہ وہی پینٹنگ آویزاں تھی۔ میرا ونڈ چائم تھا ادھر۔ باہر آتی نرس کو اس نے پھر روکا۔ میں نہیں جانتی، وہ اپنی ساری چیزیں لے گیا ہے اور پتہ نہیں ونڈ چائم لے گیا ہے یا اسے کہیں پھینک دیا تھا۔ جہان سکندر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اسے دوبارہ کیپادوکیا جانا تھا اور انقرہ دیکھنے میں تو ویسے بھی اسے دلچسپی نہ تھی، اس لیے وہ اسپتال سے نکل آئی۔ ہوٹل میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے ارم کو فون کرنے کا کیا تھا۔ ارم، وہ ویڈیو ولید کو کس نے دی؟ تمہید کے بعد اس نے تیزی سے پوچھا تھا۔ ارم ایک ثانیے کو خاموش ہوئی۔ جب سارے شہر میں پھیل سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اسی ویب سائٹ پہ اس نے بھی دیکھ لی ہو۔ یو نو واٹ ارم، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہی ہوں۔ ہمارے درمیان میں ایک ہی ویڈیو کا ایشو تھا اور ظاہر ہے تم اسی کی بات۔ جہنم میں جاؤ تم ارم، وہ سنبھل کر بات بتانا چاہ رہی تھی مگر حیا نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس کا جواب مل گیا تھا۔ ارم نے ایک لمحے کو ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے واپس کریڈل پہ ڈال دیا اور وہاں رکھا چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یقیناً حیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ویڈیو اسی نے ولید کو دی تھی، لیکن اب اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کے پاس اب کھونے کو مزید کچھ نہیں رہا تھا۔ اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ کڑوا سا سیال مایا اس کے اندر تک اترتا گیا۔ جہنم میں جاؤں میں؟ نہیں حیا، یہ تم ہوگی جس کو اب اسی طرح بہت کچھ کھونا ہوگا، جیسے میں نے بہت کچھ کھویا تھا، وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ اب اپنی دوائی کا مزہ تم بھی چکھو۔ وہ دل ہی دل میں اپنی کزن سے مخاطب ہوئی۔